बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेटा मेरा नाम डॉक्टर यासर खान है। आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो है बेटा न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक। मैंने आपको ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ाते हुए बताया था कि हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि दीज आर एक्चुअली द मोस्ट स्टेबल ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल। सबसे स्टेबल जो ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल है ना वो है न्यूक्लिक एसिड। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम कहते हैं कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली जिनके अंदर जो है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मौजूद होता है। न्यूक्लिक एसिड है क्या? न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किसने किया और न्यूक्लिक एसिड के अंदर कौन कौन से चीजें शामिल है, उन तमाम बातों को हम देखते हैं। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी के हवाले से अक्सर एमसीक्यू आ जाता है कि कौन सा साइंटिस्ट था जिसने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया, तो उसका नाम था फ्रेडरिक मेस्टर। अब यहाँ पे आपने जो है वो ईयर भी याद रखना है 1869 टू 1870। इसने क्या किया था? इसने सबसे पहले फिश के स्पर्म सेल और पस सेल्स के न्यूक्लियाई में से फिश के स्पर्म सेल में से और पस सेल्स में से एक सब्सटेंस को डिस्कवर किया था जिसको इसने नाम दिया था न्यूक्लिन का। और मैं बाद में पता चला कि ये जो न्यूक्लिन है ना ये एसिडिक नेचर की है, तो इसने वही से जो नाम रख दिया, इसने कहा कि ये एक्चुअली क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड्स है क्या? बेसिकली ये पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर्स हम कहते हैं लार्जर मॉलिक्यूल्स को। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलीमर्स जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स यानी कि मोनोमर से मिलकर बने हुए हैं। एंड द मोनोमर्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड आर एक्चुअली द न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स। क्या न्यूक्लिक एसिड की कोई टाइप्स भी हैं? बिल्कुल है। कौन कौन से टाइप्स है? एक है डीएनए और दूसरी क्या है, आरएनए। ये दो टाइप्स है न्यूक्लिक एसिड की। साथ ही लिखा हुआ है कि पॉलीमर्स है न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। वन इज द नाइट्रोजनस बेस, नंबर टू इज द पेंटोज शुगर, नंबर थ्री इज द फॉस्फेट ग्रुप। और फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो हम कहते हैं कि जहां पर फॉस्फोरिक एसिड होता है लेकिन एक्चुअली वो किस फॉर्म में होता है, वो फॉस्फेट ग्रुप की फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। पेंटोज शुगर क्या है, नाइट्रोजनस बेस क्या है, इन तमाम चीजों को हमने देखना है। देखिए बेटा यहाँ पर आपको एक न्यूक्लियोटाइड दिखाया हुआ है जिसके कार्बन नंबर 1 के ऊपर नाइट्रोजनस बेस लगी हुई है और कार्बन नंबर 5 के ऊपर ये फॉस्फोरिक एसिड लगा हुआ है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट लगा हुआ है। देखिए ये जितने भी यहाँ पे कार्बन मौजूद है ना पेंटोज शुगर के, इनका कोई ना कोई रोल होता है। जैसे कि कार्बन 1 का क्या रोल है, कार्बन 1 के ऊपर आकर नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कार्बन नंबर 2 का क्या रोल है? कार्बन नंबर 2 जो होता है ना ये डिफरेंशिएट करवाता है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर को। यानी कि कार्बन नंबर 2 की बेस पे ही हम कहते हैं कि ये जो शुगर है वो या तो राइबोज है या फिर डीऑक्सीराइबोज है। किस बेस पे कहते हैं? कार्बन नंबर 2 के ऊपर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है तो हम कहेंगे ये शुगर कैसी है, राइबोज है। कार्बन नंबर 2 के ऊपर अगर एक और ऑक्सीजन मिसिंग है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये शुगर कैसी है, डीऑक्सी। डी का मतलब क्या होता है, लेस, यानी कि एक ऑक्सीजन कम है। तो कार्बन नंबर 2 ने ये डिसाइड करवाना है। कार्बन नंबर 3 का रोल क्या होता है? कार्बन नंबर 3 इज इन्वॉल्व इन द पॉलीमराइजेशन। किसमें इन्वॉल्व है? पॉलीमराइजेशन के अंदर इन्वॉल्व है। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि पॉलीमराइजेशन हमेशा किस डायरेक्शन में होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर होती है। कार्बन नंबर 4 देखिए रिंग के बिल्कुल लास्ट में मौजूद है, तो कार्बन नंबर 4 इज इन्वॉल्व इन द स्टेबिलिटी ऑफ रिंग। कार्बन नंबर 4 ने क्या करना है, रिंग की स्टेबिलिटी करनी है, स्टेबल करना है उस रिंग स्ट्रक्चर को। किसके रिंग स्ट्रक्चर को? इस पेंटोज शुगर के रिंग स्ट्रक्चर को।
देखिए हमने कार्बन्स का रोल पढ़ लिया, हमें अंदाजा हो गया कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर तीन चीजें होती हैं, एक नाइट्रोजनस बेस है, एक पेंटोज शुगर है और आखिरी चीज क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये हमें अंदाजा हो गया कि बेसिकली न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। हम अपने नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। देखिए हमने टाइप्स पढ़ी, किसकी टाइप्स पढ़ी, न्यूक्लिक एसिड की। हमें अंदाजा होगा कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी, एक डीएनए है और दूसरा आरएनए है। दोनों के अंदर हम डिफरेंस देख लेते हैं, इस डिफरेंस से लाजमी एमसीक्यू आता है जो आपको यहां पर नजर आ रहा है डिफरेंस। तो एक जो डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है वो सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड्स का दिया हुआ है कि दोनों के अंदर बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स कैसे मौजूद होते हैं। तो याद रखिएगा जो न्यूक्लियोटाइड डीएनए के अंदर मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं, इट इज एक्चुअली द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, और वो न्यूक्लियोटाइड जो आरएनए के अंदर मौजूद है उसे हम राइबोन्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं। पेंटोज शुगर कैसी है डीएनए के अंदर, डीऑक्सीराइबोज है, क्योंकि कार्बन नंबर 2 के ऊपर एक और ऑक्सीजन मिसिंग होता है। जो हमारे पास पेंटोज शुगर आरएनए में है उसको हम राइबोज का नाम देते हैं, क्योंकि कार्बन नंबर 2 के ऊपर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। नाइट्रोजनस बेसिस का क्या डिफरेंस है, दोनों के अंदर बिल्कुल डिफरेंस है। जो डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस है वो है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन, व्हाइल द नाइट्रोजनस बेसिस इन द आरएनए उसमें एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है और थायामीन को रिप्लेस कर लेती है यहाँ पे यूरासिल। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे यूरासिल मौजूद है। फिजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं दोनों का। जो डीएनए होता है ना ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, दो स्ट्रैंड्स मौजूद हैं और दोनों स्ट्रैंड इस तरह से मौजूद है कि अगर एक स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यानी कि बोथ द स्ट्रैंड्स आर एक्चुअली एंटी पैरेलल। इन केस ऑफ द आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। अब डबल हेलिक्स वाली क्या बात है, दोनों का स्ट्रक्चर आप देखेंगे ना, आरएनए में भी आप देखते हैं कि जो सिंगल स्ट्रैंड है ना ये अपने ऊपर ही कॉइल अप हो जाता है और कॉइल होकर जो स्ट्रक्चर प्रॉपर हमें नजर आ रहा होता है उसको हम कहते हैं कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए में भी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, आरएनए में भी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। फर्क क्या है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। इसके बाद है लोकेशन कि डीएनए कहां पर मौजूद होता है। आपने पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियस होता है यूकैरियोट्स के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद है और साथ ही कुछ लेस अमाउंट के अंदर मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो यूकैरियोट्स में आपको जो डीएनए नजर आ रहा है वो न्यूक्लियस में भी है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी है और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी है। अगर आप देखते हैं प्रोकैरियोट्स में तो आपको सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए नजर आता है। आरएनए के बारे में आपने पढ़ा कि न्यूक्लियोलस के अंदर मौजूद होता है। कौन सा आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है। इसी तरह से राइबोसोम्स के साथ भी आरएनए एसोसिएटेड होता है। कौन सा, राइबोसोमल आरएनए। साइटोसोल के अंदर भी है, साइटोसोल के अंदर तीनों तरह के आरएनए होते हैं। क्यों, क्योंकि साइटोसोल के अंदर ही ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। जहां पर ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा है वहां पर तीनों तरह के आरएनए मौजूद है, राइबोसोमल, मैसेंजर एंड ट्रांसफर आरएनए। इसके बाद है हमारे पास स्मॉलर अमाउंट इन द अदर पार्ट्स ऑफ द सेल। तो आरएनए जो है वो बाकी जगहों पर भी मौजूद है, इसकी लेकिन बिल्कुल लेस अमाउंट को देखते हैं दोनों की। जो डीएनए है इसके अंदर कांस्टेंट रहती है इन ईच सेल ऑफ द स्पीशीज डीएनए की अमाउंट। जो आरएनए इसकी वेरिएबल है फ्रॉम द सेल टू सेल। इवन कि आप अगर आरएनए के तीनों टाइप्स को भी देख लेंगे ना तो उसकी भी आप देखेंगे कि वो वेरिएबल है। रोल क्या होता है, जो डीएनए होता है ना उसका रोल है हेरिडिटरी, जो आरएनए है ना उसका रोल होता है इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। आगे बेटा बात समझ। तो ये हमने देख लिया दोनों का डिफरेंस क्या होता है, डीएनए का और आरएनए का डिफरेंस। तो इस स्लाइड के अंदर हमें दोनों के डिफरेंस नजर आए। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बेटा हम देखते हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन सी है। मैंने आपको कहा कि जो डीएनए होता है ना उसके अंदर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन है और जो आरएनए है उसके अंदर कौन कौन सी है, उसके अंदर एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थायामीन को यूरासिल रिप्लेस कर लेती है तो उसकी जगह यूरासिल मौजूद है। नाइट्रोजनस बेसिस आपको दो तरह की नजर आती है अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें। कुछ जो है वो प्यूरीन्स है और कुछ क्या है, पायरिमिडीन्स है। प्यूरीन्स क्या होती है, डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस। कैसी,
डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसेस और पायरिमिडीज क्या है, सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसेस। प्यूरीज के अंदर शामिल है एडेनिन और गुआनिन। पायरिमिडीज के अंदर साइटोसिन भी है, थायामीन भी है, यूरासिल भी है। इनके स्ट्रक्चर दिए हुए नीचे। देखिए ये एडेनिन और गुआनिन जो है ना, ये आपको डबल रिंग नजर आ रहे हैं। यहाँ स्ट्रक्चर से सम टाइम एमसीक्यू आ जाता है, ज्यादा नहीं आता। फिलहाल इतना याद रखें कि एडेनिन और गुआनिन जो है वो डबल रिंग है। साइटोसिन, थायामीन और यूरासिल क्या है, बेसिकली ये सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस है। स्ट्रक्चर इनके ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है। एक दफा ड्रॉ करके आपने ये देख लेना है कि अमाइनो ग्रुप जो है वो किस किस के अंदर मौजूद है और साथ में ऑक्सीजन जो है वो कौन से कार्बन के ऊपर अटैच होती है और नंबरिंग आपने यहाँ पर याद रखनी है। तो ये चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें नाइट्रोजनस बेसिस का पता चल गया कि वो नाइट्रोजनस बेसिस जो डीएनए और आरएनए के अंदर मौजूद है वो कैसी है। पेंटोज शुगर, देखिए डीएनए के अंदर मैंने आपको कहा कि जो पेंटोज शुगर होगी वो डीऑक्सीराइबोज है। आरएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर है वो कैसी है, राइबोज है। दोनों का फर्क क्या है, देखिए मैंने आपको कहा था कार्बन नंबर 2 का रोल होता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ कि नो ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू दिस कार्बन, यानी कि इन केस ऑफ द डीऑक्सीराइबोज दैट इज प्रेजेंट इन द डीएनए, कार्बन नंबर 2 के ऊपर एक ऑक्सीजन मिसिंग होता है। इसका मतलब है ऊपर भी हाइड्रोजन है, नीचे भी हाइड्रोजन है। अगर आप देखते हैं राइबोज को जो कि आरएनए के अंदर प्रेजेंट है, तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी कि ऑक्सीजन मौजूद है। तो ये मेजर डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। बाकी तमाम चीजें एक ऐसी ही है कि अगर राइबोज शुगर है या डीऑक्सीराइबोज शुगर है, रोल वैसे ही मिलेगा आपको। क्या कि कार्बन नंबर 1 के ऊपर पेंटोज शुगर अटैच होगी, कार्बन नंबर 5 के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, जो कि अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर नजर आएगा कि किस तरह से अटैच हुए हुए। तो ये आपको नजर आया इस स्लाइड के अंदर पेंटोज शुगर का। हम देखते हैं कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोसाइड दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक है पेंटोज शुगर और दूसरा है नाइट्रोजनस बेस। लेकिन अगर न्यूक्लियोसाइड के अंदर आप फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच कर देते हैं तो हम कहते हैं कि ये अब न्यूक्लियोसाइड भी रहा, बल्कि ये क्या बन गया, ये न्यूक्लियोटाइड बन गया, जो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि न्यूक्लियोटाइड्स आर नेम्ड यूजिंग द नेम ऑफ द न्यूक्लियोसाइड फॉलोड बाय द 5 मोनोफॉस्फेट। देखिए यहाँ पे 5 प्राइम लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन नंबर 5 ऑफ द पेंटोज शुगर के ऊपर अगर आप एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगा देते हैं तो वो न्यूक्लियोसाइड भी रहेगा, बल्कि क्या बन जाएगा, वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बड़े वाजे नजर आ रहा है। ये जो न्यूक्लियोसाइड है उसके ऊपर कार्बन नंबर 1 के ऊपर आप देखिए नाइट्रोजनस बेस अटैच है। अगर आप न्यूक्लियोटाइड को देखते हैं तो कार्बन नंबर 1 के ऊपर नाइट्रोजनस बेस के साथ साथ कार्बन नंबर 5 के ऊपर जो है वो फॉस्फेट ग्रुप भी मौजूद है। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो है वो तीन चीजें हैं, न्यूक्लियोसाइड के अंदर जो है वो दो चीजें हैं। तो हमने यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का वाज़ेह फर्क देखा। अभी आपको टेबल के अंदर ये चीजें नजर आएंगी। देखिए इसके अंदर आप देखिए न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की टेबल बनी हुई है। जो न्यूक्लियोसाइड है उसके अंदर अगर आप आरएनए की देखें तो जो बेस है आरएनए के अंदर वो एडेनिन है, लेकिन जो न्यूक्लियोसाइड है वो है एडिनोसिन। जो गुआनिन नाइट्रोजनस बेस है उसका अगर आप न्यूक्लियोसाइड देख रहे हैं जब पेंटोज शुगर के ऊपर आके अटैच हुआ तो वो गुआनोसिन है, इसी तरह से साइटिडीन है, इसी तरह से यूरिडीन है। लेकिन अगर आप इनके न्यूक्लियोटाइड्स देख रहे हैं तो आरएनए के एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट AMP, इसी तरह से गुआनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट GMP, इसी तरह से साइटिडीन 5 मोनोफॉस्फेट एंड यूरिडीन 5 मोनोफॉस्फेट। तो ये इसके न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन अगर आपने डीएनए के न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड देखने हैं तो इसके साथ डीऑक्सी लगेगा, सिर्फ इतना फर्क है, बाकी वैसे ही है। डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी साइटोडीन और इसी तरह से थायामीन यहाँ पे आ गया, वहां पे यूरासिल था तो डीऑक्सी थाइमिडीन। अगर आप इसके न्यूक्लियोटाइड्स देख रहे हैं तो वो है डीऑक्सी एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट और इसी तरह से बाकी दो भी हैं। तो ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में फर्क है और ये टेबल जो है वो हमारी बुक के अंदर बनी है, उसी टेबल से ये टेबल जो है वो बनाई गई। तो आपको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का फर्क
नजर आ गया। हम देखते हैं कि AMP, ADP और ATP क्या है बेसिकली। देखिए AMP जो है वो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, ADP जो है वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और ATP जो है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। फर्क सिर्फ कितना है कि इनके अंदर जैसे जैसे आप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करवाते जा रहे हैं वो AMP से ADP और ADP से ATP के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये लिखा हुआ है कि एडिशनल फॉस्फेट ग्रुप्स कैन बी एडेड टू द न्यूक्लियोसाइड 5 मोनोफॉस्फेट टू फॉर्म द डाइफॉस्फेट एंड द ट्राइफॉस्फेट। ATP का लिखा हुआ है कि ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। जहां पर आप देखें कि पहले वो एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट था, जैसे उसके अंदर एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आया तो वो क्या बन गया 5 डाइफॉस्फेट, यानी कि एडिनोसिन 5 डाइफॉस्फेट बन गया। जैसे उसके अंदर एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आया तो वो एडिनोसिन 5 ट्राइफॉस्फेट बन गया। है बेसिकली वो न्यूक्लियोटाइड ही, क्योंकि उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड है। सिर्फ फर्क क्या है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करके हम उसको मोनोफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करवाते जा रहे हैं। तो ये आपको मेजर फर्क नजर आया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। बेटा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ना आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये जब हमने संडे क्लासेस पढ़ी थी ना तो मैंने आपको कहा था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली डीएनए का एक्सटर्नल कोर बना रहा होता है। जो इनर कोर बना रहा होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। जो आउटर कोर बना रहा होता है ना वहां पर बेसिकली क्या मौजूद होते हैं, वहां पर हमारे पास जो है वो पेंटोज शुगर मौजूद है। और पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 दो डिफरेंट, हम अगर न्यूक्लियोटाइड की बात कर लें तो उनके दरमियान जो बॉन्ड मौजूद होता है ना उसको हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का नाम देते हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो लिखा हुआ है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। द न्यूक्लियोटाइड इन द न्यूक्लिक एसिड आर जॉइंड बाय द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ईस्टर बॉन्ड कहां पे बन रहा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहां पे बन रहा है। जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आके अटैच होता है ना पेंटोज शुगर के साथ, तो देखिए जहां पर जो बॉन्ड बन रहा है वो है POC बॉन्ड। और ये जो POC बॉन्ड होता है ना उसको हम नाम देते हैं ईस्टर बॉन्ड का। इसका मतलब ये है कि द एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू द 5th प्राइम ऑफ द पेंटोज शुगर देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर बॉन्ड। अब देखिए हमारे पास ना एक ये न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा ये न्यूक्लियोटाइड है। क्यों हम इनको न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर पूरे शुगर भी है, नाइट्रोजनस बेस भी है और साथ में हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप भी है। इसके अंदर देखें पेंटोज शुगर भी है, नाइट्रोजनस बेस भी है, फॉस्फेट ग्रुप भी है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब ये फॉस्फेट ग्रुप जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच होता है तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और हम कहते हैं ईस्टर फॉर्मेशन हो गई। अब देखो यहां पर आपको पता है कि 3 प्राइम के ऊपर ना फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ये हाइड्रोजन चला गया और साथ ही हम कहते हैं कि जहां पर जो फॉस्फेट ग्रुप है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप चला गया। ये हाइड्रोजन और वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो वाटर फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व हो गए। जैसे वाटर फॉर्मेशन हुई है तो यहाँ पर क्या रह गया, ऑक्सीजन रह गई है। ये जो ऑक्सीजन है इस ऊपर कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। साथ में ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसके साथ अटैच है और ये इस कार्बन के साथ अटैच है। तो लिंकेज कुछ यूं बना, P ऊपर O ऊपर C, इस तरफ O इस तरफ C। तो लिंकेज क्या है, POC POC। तो इसको हम कह रहे हैं कि ये क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। तो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जो कनेक्टेड है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए। आगे बेटा बात समझ। तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हुआ और एक वाटर मॉलिक्यूल जब फॉस्फेट जो है वो इसके साथ अटैच हुआ तो यहां से रिलीज हुआ। तो स्टिल आप देखें कि हमारे पास जो है वो ऊपर 5 प्राइम फ्री है, नीचे फिर इसका 3 प्राइम फ्री है। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड यहां भी ऐड हो सकता है, एक न्यूक्लियोटाइड यहां पर भी ऐड हो सकता है। तो हम कहते हैं कि ये इसके एंड जो है वो फ्री पड़े हुए। आगे बेटा बात समझ। तो इस तरह से ना पूरी एक चेन बन जाती है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो पॉलीमराइजेशन है ना उसके अंदर हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम इन्वॉल्व है तो दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम इन्वॉल्व है।
2, 4, 1 ये इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास है व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद देखिए हम देखते हैं कि एग्जांपल ऑफ आरएनए प्राइमरी स्ट्रक्चर। इन आरएनए A, C, G, U are linked by the 3 to 5 ester bond between the ribose and the phosphate। देखो सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या आया, यहाँ पर जो इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर आएगा वो आपको वाज़ेह तौर पे नजर आएगा कि यहाँ पर 2 प्राइम के ऊपर ना एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 3 प्राइम के ऊपर भी है। तो पॉलीमराइजेशन हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन के अंदर हो रही होती है, तो एक का 3 प्राइम इन्वॉल्व है और दूसरे का 5 प्राइम इन्वॉल्व है। इसके साथ देखिए ये फॉस्फेट ग्रुप लगा था, ये फॉस्फेट जो है वो ऊपर वाले कार्बन से हमारे पास अटैच है, लेकिन ऑक्सीजन की वजह से अटैच है, तो फिर वो पीओसी लिंकेज बन गया। इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में जुड़े हुए और आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है। तो इसे हम कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है आरएनए का, वहां पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है। इसी तरह से डीएनए के अंदर भी आप देखें तो आपको ये 4 न्यूक्लियोटाइड नजर आ रहे हैं। फर्क क्या है कि कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो है एक ऑक्सीजन कम है, बाकी सारा प्रोसेस आपको वैसे ही नजर आ रहा है और वही आपको सेम लिंकेज नजर आएगा, POC इधर O और ऊपर C। तो ये आपको लिंकेज नजर आएगा जिसको हम नाम देते हैं कि ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है। आगे बेटा बात समझ। तो ये हमने एग्जांपल देखी प्राइमरी स्ट्रक्चर की इन केस ऑफ द डीएनए एंड आरएनए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। पीछे एक रूल भी रह गया, हमने जहां पर प्यूरीन्स और पाइरिमिडीन्स पढ़ा था ना, तो एक साइंटिस्ट था जिसने कहा था कि अमाउंट ऑफ प्यूरीन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अमाउंट ऑफ पाइरिमिडीन्स, और उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, एरविन चारगॉफ। एरविन चारगॉफ वो साइंटिस्ट था जिसने कहा था कि अमाउंट ऑफ प्यूरीन जो है वो पाइरिमिडीन्स के इक्वल होती है। प्यूरीन्स क्या है, A+G, पाइरिमिडीन्स क्या है, C+T या फिर C+U स्लैश ऐसा नहीं C+T+U, ठीक है। तो A+G इज इक्वल टू C+T। तो उसने कहा था कि अमाउंट ऑफ प्यूरीन जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है अमाउंट ऑफ पाइरिमिडीन्स के। तो याद रखिएगा इस हवाले से कि अगर A जो है वो T के बराबर है और G जो है वो C के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि A+G जो है वो C+T के बराबर हो सकते हैं, और इनकी वैल्यूज जो है वो आपको एक टेबल के अंदर बुक में नजर आएंगे। देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में याद रखिएगा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर इज हेल्ड बाय द या इज मेंटेन्ड बाय द, अभी हमने पढ़ा कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मौजूद होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे आ गए। मैंने आपको कहा था कि ये जो इनर कोर बन रहा है ना, ये सारा का सारा जो अंदर मौजूद है, इसे हम कहते हैं कि ये इसका क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ये इसका क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, ये याद रखिए। तो आपने पढ़ा हुआ है फंडामेंटल रूल है कि A और T के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, G और C के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। बेसिस कहां पर मौजूद होती है, इनर कोर के अंदर मौजूद होती है, और इनर कोर के दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। इस वजह से हम कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज एक्चुअली द इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो देखिए इन्होंने कहा कि ये अगर आपको लाइट येलो कलर नजर आ रहा है तो ये एडेनिन को शो कर रहा है, ग्रीन कलर जो है वो थायमिन को, रेड कलर जो है वो गुआनिन को, और डार्क येलो कलर जो है वो आपको साइटोसिन को नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप बड़ा वाज़ेह देख सकते हैं, ये क्या है, एडेनिन है, ये क्या है, थायमिन है, इसी तरह से ये क्या है, गुआनिन है, ये क्या है, साइटोसिन है। तो आप बता सकते हैं कि इनके दरमियान जो है वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। यहाँ पर बेसिकली क्या मौजूद होंगे, यहाँ पर बेसिकली नाइट्रोजनस बेस मौजूद है, फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है, और ये बाहर वाला जो सारा स्ट्रक्चर है ना, ये कैसे मेंटेन हुआ है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की वजह से मेंटेन हुआ है। अगर ये इसका 5 प्राइम है
तो साथ वाला 3 प्राइम होगा। कि ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम है, ये अगर 3 प्राइम है तो ये क्या होगा 5 प्राइम होगा। तो बोथ द स्ट्रैंड्स आर एक्चुअली एंटी पैरेलल। क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देख रहे हैं, आरएनए नहीं देख रहे। तो इसका हमें अंदाजा हो गया कि किस तरह से जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर मेंटेन हुए हैं। तो ये हमने देख लिया कि डीएनए के अंदर जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर मौजूद होता है उसको हेल्ड कैसे किया जा रहा होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के अंदर कौन से थे? दो साइंटिस्ट, एक फ्रैंकलिन था और दूसरे का नाम क्या था? विल्किंस। फ्रैंकलिन एंड विल्किंस टॉल। इन्होंने क्या किया था? इसमें जो है वो डीएनए से एक्सरे को गुजारा और फिर उन्होंने देखा कि किस तरह से एक्सरे डायफ्रैक्शन पैटर्न नजर आया और एक पूरी फिल्म नजर आई डीएनए की, जिससे उन्होंने एक एक्सरे के ऊपर रिकॉर्ड किया और फिर उसको स्टडी किया। तो ये था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। उसके बाद जो है वो वॉटसन एंड क्रिक, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्केल मॉडल ऑफ डीएनए प्रेजेंट किया और स्केल मॉडल ऑफ डीएनए के अंदर इन्होंने डायमीटर्स बताए और इन्होंने कहा कि बोथ द स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल विद ईच अदर इफ द वन स्ट्रैंड इज 5 प्राइम टू द 3 प्राइम एंड देन अदर मस्ट बी द 3 प्राइम टू द 5 प्राइम। ये लिखिए बात, टू चेन्स रन इन द अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन ये प्राइम क्या है? मैं वैसे पहले संडे क्लास में बता चुका, एक दफा फिर यहाँ पे क्लियर कर देता हूं क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो बने हुए तो बताना जो है वो इजी हो जाएगा। कि जहां पे आपने पीछे देखा था नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर को, ये इस स्लाइड के अंदर देखिए, ये जो नाइट्रोजनस बेस होती है ना, जहां पे आपको कोई चीज नजर नहीं आ रही ना, ये कॉर्नर्स के ऊपर यहाँ पे कार्बन मौजूद है। कार्बन जो है वो नाइट्रोजनस बेस में भी है और कार्बन जो है वो पेंटोज शुगर में भी है। नाइट्रोजनस बेस के कार्बन को डिफरेंशिएट करवाने के लिए पेंटोज शुगर के कार्बन से हम पेंटोज शुगर के कार्बन के साथ ना ये डैश यूज करते हैं, जिसे हम प्राइम का नाम देते हैं, सिर्फ डिफरेंशिएट करवाने के लिए, ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि जब हम कह रहे हैं कि पॉलीमराइजेशन जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर हो रही है, तो इट इज एक्चुअली द कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर, नॉट द नाइट्रोजनस बेस। तो हमें इस बात का अंदाजा हो जाए, सिर्फ इस चीज को देखने के लिए हमने इसको डिफरेंशिएट करवाया। आगे बेटा बात समझ। तो हम वापसी जो है अपनी स्लाइड पे पहुंचते हैं जहां हम पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। इन्होंने स्केल मॉडल प्रेजेंट किया, एक्सेप्टेबल मॉडल है। इन्होंने डायमीटर्स भी बताए, इन्होंने कहा कि कुछ ग्रूव्स भी मौजूद होते हैं। देखिए ये जो बड़ा आपको टर्म नजर आ रहा है ना, इसको इन्होंने मेजर ग्रूव का नाम दिया, और ये जो छोटा टर्म नजर आ रहा है ना यहाँ पर, इसको इन्होंने माइनर ग्रूव का। बड़े टर्म को क्या कहा? मेजर ग्रूव है, और छोटे टर्म को क्या कहा? माइनर ग्रूव है। साथ ही इन्होंने कहा कि टर्म आते कब कब है। इन्होंने कहा देयर इज द डायमीटर ऑफ 3.4 नैनोमीटर इन ईच टर्म। हर जो टर्म होता है ना वो 3.4 नैनोमीटर के बाद आएगा। ये जो दो हमारे पास स्ट्रैंड है, एक ये स्ट्रैंड है और एक ये स्ट्रैंड है, इन दोनों स्ट्रैंड्स का दरमियानी डायमीटर कितना है? 2 नैनोमीटर है। कितना है? 2 नैनोमीटर है। अब देखें, ये आपको एक बेस पेयर नजर आ रहा है, ये दूसरा बेस पेयर नजर आ रहा है। इसने कहा इन दोनों बेस पेयर्स के दरमियान में डायमीटर होता है एंड इट इज एक्चुअली द 0.34 नैनोमीटर। वो कैसे पता चला? इन्होंने कहा हर जो हमारे पास एक टर्म है ना, उसके अंदर 10 बेस पेयर्स मौजूद होंगे, 10 बेस पेयर्स मौजूद है। ठीक है, टोटल टर्म का डायमीटर कितना था? 3.4 नैनोमीटर। इसका मतलब है दो बेसिस का निकालना, तो अल्टीमेट सी बात है 3.4 को आप 10 पे डिवाइड कर दें तो दो बेसिस का दरमियानी डायमीटर आ जाएगा, दैट इज द 0.34 नैनोमीटर। आपने एंगस्ट्रॉम के अंदर कन्वर्ट करना है तो इनको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें, चाहे आप ये टर्म वाला डायमीटर एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दें, चाहे ये दो बेसिस का, चाहे ये दोनों स्ट्रैंड्स का दरमियानी डायमीटर, तो वो बड़ी इजीली एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो सकता है। ये 2 नैनोमीटर है तो ये 20 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ये 3.4 नैनोमीटर है तो ये 34
एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ये 0.34 नैनोमीटर है तो ये 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन डायमीटर्स को जो है वो एंगस्ट्रॉम के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखेंगे आपको नजर आ रहा है कि ये बैकबोन है जहां पर बेसिकली न्यूक्लियोटाइड मौजूद है और इनकी बेसिस जो है वो अंदर मौजूद है। तो ये जो बैकबोन बन रही है इसको मेंटेन किया हुआ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है और ये जो अंदर का इनर कोर है इसको मेंटेन किया हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया कि द ब्लू बैंड रिप्रेजेंट द टू शुगर फॉस्फेट चेन एंड द पेयर ऑफ बेसिस फॉर्म द हॉरिजॉन्टल कनेक्शन बिटवीन द चेन्स। तो ये हमारे पास अंदर जो कनेक्शंस मौजूद है। तो ये हमने देख लिया स्केल मॉडल क्या होता है डीएनए का। हम अपने नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं कि किस तरह से बेसिकली पेयरिंग हो रही है। यहाँ पर देखें आपको बड़े वाजे जो है वो नजर आ रहे हैं। ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। इसी तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपको अंदाजा हो गया कि किस तरह से ये और टी के दरमियान डबल बॉन्ड होता है और जी और सी के दरमियान जो है वो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। और एक स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, दूसरा स्ट्रैंड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस तरह से हमने इन दोनों को देख लिया कि बोथ द स्ट्रैंड्स आर एक्चुअली एंटी पैरेलल विद ईच अदर। तो इन बातों का हमें जो है वो अंदाजा हो गया। अपनी अगली स्लाइड को देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या मौजूद है। बेटा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ना मॉडल्स दिए हुए हैं जो कि अगला यूनिट स्टार्ट हो जाता है। इस यूनिट के अंदर जो एक चीज रह गई है वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है बेटा, मैं एक फ्री स्लाइड देख लेता हूं और उसके अंदर मैं आपको टाइप्स ऑफ आरएनए बता देता हूं कि आरएनए के टाइप्स कौन कौन से। यहां पर देखें बेटा आरएनए की 3 टाइप्स हैं। एक को हम नाम देते हैं मैसेंजर आरएनए का, एक को हम नाम देते हैं ट्रांसफर आरएनए का और एक को हम नाम देते हैं राइबोसोमल आरएनए का। तीनों में से सबसे अबंडेंट कौन सा है आपने बताना है। मैसेंजर आरएनए की परसेंटेज कितनी होती है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये भी आपने बताना है। ट्रांसफर आरएनए की परसेंटेज कितनी है, राइबोसोमल आरएनए की परसेंटेज कितनी है, परसेंटेजेस आपने लाजमी याद रखनी है। मैसेंजर आरएनए का नाम मैसेंजर आरएनए है ही इस वजह से बिकॉज इट कैरीज द मैसेज। देखिए सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। इस मैसेंजर आरएनए का काम है, क्योंकि मैसेंजर आरएनए बनता किधर है, न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन कहा हमने। मैसेंजर आरएनए बन गया, मैसेंजर आरएनए किससे मैसेज को कैरी किया, डीएनए से कैरी किया। एंड डीएनए से कैरी करने के बाद उसको ले किधर गया, साइटोप्लाज्म के अंदर, राइबोसोम्स की तरफ। किस मकसद के लिए, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट इज एक्चुअली द प्रोटीन। ये मैसेंजर आरएनए का काम होता है। अब आप देखिए कि मैसेंजर आरएनए की लेंथ जो है वो किस बात के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ये इस बात के ऊपर डिपेंड कर रही है कि जो प्रोटीन बननी है ना, बेसिकली वो कितनी लेंथी प्रोटीन है, उसके अंदर कितने अमाइनो एसिड्स मौजूद है। तो द लेंथ ऑफ द मैसेंजर आरएनए एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस भी उतना ही होगा। आपने पढ़ा हुआ है जेनेटिक कोड के अंदर कि 3 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो इनकोड करते हैं कितने अमाइनो एसिड को। वो आपने पढ़ा हुआ है कि 1 अमाइनो एसिड को इनकोड करते हैं। आगे बेटा बात समझ, 3 न्यूक्लियोटाइड जो है वो 1 अमाइनो एसिड को इनकोड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, यहां से जो अक्सर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है वो ये है कि अगर कोई प्रोटीन है और वो प्रोटीन जो है वो 2000 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है, तो आप बताएं व्हाट इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो 2000 को आप मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 3 के साथ, तो आपको पता चलेगा कि जो मैसेंजर आरएनए है उसकी जो लेंथ है वो 6000 न्यूक्लियोटाइड के ऊपर मुश्तमिल होगा। ठीक
ठीक है बेटा, तो ये आपको पता चल गया मैसेंजर आरएनए के बारे में कि इट एक्चुअली कैरीज द मैसेज फ्रॉम द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म टुवर्ड्स द राइबोसोम फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन एंड द लेंथ ऑफ द मैसेंजर आरएनए एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स के जो प्रोटीन बननी है उसके अंदर अमीनो एसिड कितने हैं और साथ में सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड के ऊपर, क्योंकि हम कहते हैं कि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एक्चुअली डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। मैसेंजर आरएनए के बाद है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए का काम होता है ट्रांसफरिंग ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को ट्रांसफर करना। किधर ट्रांसफर करना? जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही हो, जहां प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है एक्चुअली वहां पर ट्रांसफर करना किसका काम होता है? ये काम होता है बेसिकली हमारे पास ट्रांसफर आरएनए का। जो ट्रांसफर आरएनए होता है ना उसकी जो लेंथ है वो 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स होती है, हमारी बुक के अंदर दिया। ट्रांसफर आरएनए का जो स्ट्रक्चर है ना वो मेंशन किया हुआ है चैप्टर नंबर 20 के अंदर, जहां पर आपको 5 प्राइम और 3 प्राइम नजर आते हैं। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। एक 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। जो 3 प्राइम होता है ना वहां पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, तो अमीनो एसिड याद रखिएगा कहां पे आके अटैच होगा? अमीनो एसिड आकर अटैच होगा इस 3 प्राइम के ऊपर। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया इनको के कहां पे आके जो है वो अमीनो एसिड अटैच हो रहा है। तो ट्रांसफर आरएनए इस अमीनो एसिड को कैरी करेगा और कैरी करने के बाद लेके जाएगा उस साइड के ऊपर जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। याद रखिएगा अ सिंगल ट्रांसफर आरएनए कैन बाइंड विद द सिंगल अमीनो एसिड। तो आप बताएं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कितने अमीनो एसिड रिक्वायर्ड है? 20 डिफरेंट अमीनो एसिड। तो इसका मतलब है कितने ट्रांसफर आरएनए चाहिए? 20 ट्रांसफर आरएनए चाहिए, क्योंकि एक ट्रांसफर आरएनए सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को ट्रांसफर कर सकता है। तो ये हमें पता चल गया कि ट्रांसफर आरएनए जो है वो क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं राइबोसोमल आरएनए। जो राइबोसोमल आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए के बारे में याद रखिएगा कि ये बेसिकली जो है वो अबंडेंट है। राइबोसोमल आरएनए इज आल्सो एसोसिएटेड विद द राइबोसोम। तो राइबोसोम का 40 to 50% जो है वो यही राइबोसोमल आरएनए बना रहा होता है। एंड राइबोसोमल आरएनए इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द प्रोटीन राइबोसोम्स एंड राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो हम कहते हैं कि राइबोसोमल आरएनए इज एक्चुअली प्रोवाइड द साइट, वो साइट प्रोवाइड करता है जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस एक्चुअली होनी होती है। प्रोटीन सिंथेसिस जहां पर एक्चुअली होनी है वो साइट कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो राइबोसोमल आरएनए प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हमने देखी मेजर जो है वो टाइप्स ऑफ आरएनए कौन कौन सी होती है। इसके बाद बेटा यहाँ पर जो है वो आपका यूनिट खत्म हो गया। यूनिट नंबर 2 जो था जिसमें हमने पढ़ा बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, लिपिड्स के बारे में पढ़ा और न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा। इसमें सिर्फ एक टॉपिक रह गया, वो है वाटर का। वाटर में जो है वो हमने बेसिक जो है वो चीजें देखनी है, जैसा कि साइटोप्लाज्म के अंदर कितना वाटर मौजूद होता है, ब्रेन सेल के अंदर कितना है, बोन सेल के अंदर कितना है। तो बोन सेल के अंदर कितना होता है? 20%। ओवरऑल सेल के अंदर कितना होता है? 65 to 89% होता है। इसी तरह से आपने देखना है ब्रेन सेल्स में कितना है? 85% है। आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर को देखना है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर को देखना है। तो ये आपने वैल्यूज याद करनी, क्योंकि ये कोई इतना समझने वाला टॉपिक नहीं था, इस वजह से मैंने वाटर वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया। तो यहाँ पे आपका यूनिट 2 का इख्तिताम होता है। कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बेटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगली बात ये है कि क्योंकि खत्म हो गया तो टेस्ट जो है वो आपका अनाउंस हो जाएगा कि बायो का टेस्ट जो है वो किस दिन है। तो यूनिट 2 के बाद जो हमारा अगला यूनिट है ना वो चैप्टर 20 के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें हम वैसे तो उसको डिटेल से संडे क्लास में पढ़ा था, उसमें रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन
म्यूटेशन, जेनेटिक कोड और इंट्रोडक्शन है, तो उन चीजों को हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है।